हेलो एंड वेलकम टू जेल झारखंड लाइव प्राइवेट क्लासेस। और जैसा कि आपको मालूम है कि रिसेंटली 66 बीपीएससी का रिज़ल्ट आ गया है और कई लोग उसमें जो है वो सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ देम एंड दोज हु आर सेलेक्टेड इन बीपीएससी। एंड टुडे वी हैव ऑर्गेनाइज एन ओरिएंटेशन क्लास ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। आज हम लोग जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में देखना एक ओरिएंटेशन रखना चाहें या फिर रखें हैं कि क्या बात है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहिए और क्या क्या इसका डिफरेंट डायमेंशन है और क्या ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ तक बात है रिज़ल्ट देने की, तो बीपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिज़ल्ट जो है हमेशा रहा है। हाँ, अब ये है कि हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में एक डिफ्रेंशिएट क्रिएट किया जाता है कि सर हिंदी माध्यम वालों का नहीं होता है, इंग्लिश माध्यम वालों का हो जाता है। तो किसी भी सिविल सेवा के एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए एक इंडिविजुअल अप्रोच नहीं, कलेक्टिव अप्रोच होता है। उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप ऑप्शनल में कितना स्कोर किए हैं, उसके साथ साथ आप जीएस में कितना स्कोर किए हैं। पता चला कि आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा आ गया, कि हमारे दोस्त हैं उनका ऑप्शनल जो है 196, 197, 300 में स्कोर किए, लेकिन जीएस उनका बहुत पुअर रहा। अब ब्लेम आप तो ऑप्शनल को नहीं दीजिएगा। तो कभी भी किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता होती है। सो you have to put a collective effort to be successful in any examination and especially for the civil services examination। और बीपीएससी के लिए लोक प्रशासन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्लास इस प्लेटफॉर्म से चलेगी वो बाइलिंगुअल होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सो माई सेल्फ शाहनवाज एंड आई डिड माई हायर स्टडीज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया। और यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज के फील्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इकोनॉमी, ये हमारा स्पेशलाइजेशन है जिस पे हम काम करते हैं। अब बीपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत से पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि बीपीएससी का जो सिलेबस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, सिलेबस पे चर्चा करते हैं हम लोग। फिर एक ओरिएंटेशन देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन जो है वो बार बार कहाँ से रिपीट होते हैं। उसके बाद फिर ये देखेंगे कि कैसे हम लोग को अप्रोच इसको आगे बढ़ाना। क्लियर है? तो आइए हम लोग सब जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस पे जो है हम लोग चर्चा करते हैं। ये रहा बिहार गजट, आपका ऑफिशियल वेबसाइट से है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, ढूंढिए भाई। ये रहा GH। ओके, अभी आप लोगों ने, हाँ ये रहा पीस फिलोसफी, फिजिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड नेक्स्ट जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी। ये रहा। सो यहाँ पर भी जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है, वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो ढूंढने में सब मिलेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस जो है वो आप देखिएगा कि किस फॉर्मेट में डिफाइंड किया गया है। ठीक है, इसका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं विस्तृत रूप से कि क्या है। पहला जो है वो बेसिक प्रीमाइसेस में दिया गया है, मीनिंग स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक वाइडर टॉपिक है। क्लियर है? ठीक है, इस पे देखोगे कि प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोलॉजिक मॉडल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे क्वेश्चन जो है तुम्हारा, ठीक है, वो बराबर बनता है। और मीनिंग स्कोप से, ठीक है, लेस रहा है लेकिन उसकी चर्चा हमेशा की जाती है। ओके, उसके बाद फिर आपका देखिएगा कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो है आपका प्रश्न जो है वो निकलता है।
तो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन जो है यहाँ पे एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है। दो इसमें जो है अब थिंकर के पार्ट में देखिएगा कि वुडरो विल्सन को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जब भी एज इवोल्यूशन आप देखिएगा कि लोक प्रशासन का विकास आप देखिएगा तो उसमें बिना वुडरो विल्सन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद ये देखिए थियोरेटिकल एस्पेक्ट जिसको थिंकर लोग बोलते हैं कि ये सब लोग बोलते हैं कि सर थिंकर बड़ा टफ हो जाता है हमारे लिए, तो आप बुकिश लैंग्वेज पढ़े होंगे तो उससे तकलीफ होगा, लेकिन हमारे क्लास में जो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको एकदम ईजिली वे में क्लियर कट एकदम सटीक एग्जाम्पल के साथ आपको जो है ना क्लियर कट कर दिया जाए। तो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर एंड हिज एसोसिएट की चर्चा की गई है। उसके बाद फिर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जान रहे हो, मैक्स वेबर की बात है इसमें। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें फ्योल लूथर गुलिक के जो प्रिंसिपल पे फोकस किया था। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात की जा रही है कि आपको ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पढ़ना है, जिसमें एल्टन मेयो, ठीक है, उसके साथ और भी लोग थे जिसमें आपका चेस्टर बर्नर्ड की बात आती है, ठीक है, उसके बाद आप हाइबर्ट साइमन की बात आती है, तो उन लोगों की भी यहाँ पर चर्चा करनी होगी। उसके बाद देखोगे बिहेवियरल अप्रोच है, ठीक है, फिर सिस्टम अप्रोच है और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की बात की जाती है। तो ये मेन जो है तुम्हारा ये एस्पेक्ट जो है ये थिंकर का एस्पेक्ट है, ठीक है, जो विचारक है, जो थ्योरी, जो सिद्धांत आया है उससे बात करना है। तो इस सबसे पहले हम लोग इसी को डील करेंगे अपने क्लास में कि इसको इतना इजी कर दिया जाए ताकि आप लोग को जो है वो आराम हो जाए। क्यों? क्योंकि थियोरी का इंटरलिंकेजेस जो है एप्लीकेशन जो है वो तुम्हारे अदर पेपर पे यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे टॉपिक पे मिलेगा। ये समझ गए तो अदर आप आराम से समझ जाइएगा, इंटरलिंकेजेस कर दीजिएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा इजी टॉपिक है ये, ठीक है, हायरार्की यूनिटी। अच्छा, सबसे स्पेशल बात, इससे हमेशा एक प्रश्न रहा है, चाहे वो डेलीगेशन से हो चाहे वो डिसेंट्रलाइजेशन से हो, तो एक क्वेश्चन आराम से ये हार्डली जो होगा आपका, ठीक है, इससे एक प्रश्न हमेशा रहा है। फिर आइए एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इस पे देखिएगा हर्बर्ट साइमन, मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सेक ऑफ बीपीएससी। बीपीएससी में हर्बर्ट साइमन हर एक साल के बाद रिपीट हो जाता है, ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन। उसके बाद ये मोटिवेशन, ठीक है, इसमें मास्लो एंड हर्ज़बर्ग, ठीक है, ये सारे थिंकर हैं। क्लियर है। तो जितना थिंकर विचारक की बात होगी हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं कि जब हम लोग थिंकर पढ़ना शुरू करेंगे तो हर सेक्शन का हम लोग उठाएंगे और सारे थिंकर को एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर देखो सेक्शनल वाइज आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे मोटिवेशन पढ़ाना शुरू करेंगे तो मैस्लो का क्या है, हर्ज़बर्ग का क्या थ्योरी है, तो फिर उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद को भी एक्सपांड कर सकते हैं अपने आंसर पे। क्लियर है। उसके बाद आइए स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव, टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, कितना होता है, लाइन स्टाफ। क्लियर है। ये हेडक्वार्टर रिलेशनशिप का कॉमन सा टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन एज एन ऑप्शनल आपको चलना होगा। उसके बाद आइए ये हमेशा आपको एक क्वेश्चन निकाल के देता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें आपको ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज, ठीक है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, और ये सब ट्रेडिशनल टॉपिक है, न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी। ये बड़ा सिंपल है। इतना सिंपल वे में हम लोग आगे इसको देखेंगे कि आप लोग के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगा। क्लियर है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। उसके बाद आइए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बजट पे हमेशा एक क्वेश्चन रहा है घुमा फिरा के, या तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बजट डायरेक्ट पूछ देगा, या फिर कंट्रोल ऑन बजट पूछ देगा, या फिर पार्लियामेंट्री कंट्रोल पूछ देगा। तो बजट से हमेशा आपको संभावना है कि प्रश्न जो है वो निकलता है। क्लियर है। उसके बाद आइए अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कैसे अकाउंटेबिलिटी जो है जवाबदेही और नियंत्रण कैसे हम लोग उसको सुनिश्चित करते हैं किसी भी लोकतंत्र पे, तो उसकी चर्चा करनी है। जैसे कि आपका देखिए कि विधायिका का क्या कंट्रोल है, एग्जीक्यूटिव का क्या कंट्रोल है, ओके, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन सबसे विवादित चीज़ है ये जुडिशियल कंट्रोल। इस पर आप देखिएगा मनमोहन गवर्नमेंट ने भी अपने समय में कह दिया था कि न्यायपालिका जो है वो अपने स्तर पे काम करे, प्रशासन पे ना आए, एग्जीक्यूटिव पे नहीं आए। तो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। क्लियर है। जल्दी से क्विकली हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रशासनिक सुधार। एक प्रश्न रहता है, या तो एआरसी का रिफॉर्म पूछ देगा आपसे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पूछ देगा, और ये पूछ देगा कि इसको लागू करने में क्या चैलेंजेस है। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का एक रिकमेंडेशन है कि किसी भी सिविल सर्विसेज को प्रमोशन तभी दिया जाए जब वो डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर ले। अभी तक लागू नहीं, क्योंकि यूपीएससी निकालने के लिए, सिविल सर्विसेज निकालने के लिए एक बार लोग मेहनत करके बस क्लियर, बार बार मेहनत नहीं करना चाहते, तो अभी तक लागू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं लागू हो रहा है भाई? ब्यूरोक्रेसी लॉबी ही इस पर लगी हुई कि इसको लागू नहीं करना है। जबकि बैंकिंग में आप देखिएगा तो बैंकिंग सेक्टर में प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है,
ठीक है। लेकिन पब्लिक एडमिन तो वही पूछता है कि चैलेंजेस क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए। बहुत सारी समिति बनी, उस समिति का अभी तक धरातल पर क्यों नहीं उतरा, तो वो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ओके, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, हमेशा बीपीएससी के लिए आप देख लीजिएगा उठा के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे एक प्रश्न है, ये रहा कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक, ठीक है, अध्ययन लोक प्रशासन का, साथ ही साथ विकास प्रशासन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर जो है वो एफडब्ल्यू रिग्स, हमेशा इससे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चाहे वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पूछ दे, चाहे वो इकोलॉजिकल मॉडल पूछ दे, पारिस्थितिक मॉडल क्या है, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, ठीक है। इसका साला मॉडल क्या है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सिग्निफिकेंस क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद कल्चरल रिलेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे संबंध है। तो ये हमेशा जो है वो एक बर्निंग टॉपिक है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफडब्ल्यू रिग्स। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट रिग्स से पूछ दिया है, या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पूछ दिया है, या डायरेक्टली तुम्हारा जो है इकोलॉजिकल मॉडल पूछ दिया गया, ये आसानी से पूछा गया है। तो इसको अच्छे से हम लोग तैयार कर लेंगे। और ये मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक पॉलिसी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बताएंगे कि कैसे पॉलिसी तक हम लोग पहुंचे। अभी एक बेसिक शुरू करेंगे क्लास में, ठीक। पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन अब एक सेपरेट ब्रांच ही बन गया है, एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे ये उभर के आया है। तो इससे हमेशा क्वेश्चन है, इसमें ऑल्टरनेट नहीं है, ये हमेशा हर साल पूछ ही दे रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हम लोग को फोकस कहाँ करना है, देखो पेपर 1 में जो होता है वो 6 दिया होता है, उसमें से 3 लिखना होता है। पेपर 2 में भी 6 टॉपिक दिया रहता है, उसमें हम लोग को 3 लिखना, टोटल 6 हम लोग को 3 घंटे में लिखना होता है। ईच क्वेश्चन कैरीज करता है एटलीस्ट 50 मार्क्स, ठीक है। तो आसानी से इसमें से अगर हम लोग 5 टॉपिक भी तैयार कर लेंगे, 3 लिख दोगे। टॉपिक है ही कितना इस पर, अगर देखोगे तो 11 टॉपिक है शायद इसमें, क्लियर है। 11 टॉपिक में मैं कहता हूं कि आप 8 से 9 टॉपिक पे हम कमांड रख लीजिए, पढ़िए सब, लेकिन 8-9 टॉपिक इस तरह से कर लिए कि उठ के बैठे और लिख दिए। उस 8 में से 3 आपका आएगा ही आएगा पेपर 1 में। लेकिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा शॉर्टकट पे, पता नहीं जो 3 छोड़े वही आ गया तो, लेकिन 3 तो ये आएगा, उधर से 8 से भी तो आएगा, 6 तो उसको देना ही है पेपर 1 में। तो सेफ साइड है, आप अच्छे से उसको कर सकते हैं, क्लियर है। अब आते हैं पेपर 2 में कि क्या है पेपर 2। हर कोई इसको जो है आसानी से समझ लेगा। दूसरा है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन का उदय। तो भारतीय प्रशासन का उदय जब भी देखिएगा तो कौटिल्य से तो पहले होगा नहीं, एक सिस्टमैटिक स्टडी के रूप में देखा जाए, इसलिए रखा गया कि नहीं भाई पहले कौटिल्य वाला देख लो, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है एंशिएंट का, उसके बाद फिर मुगल पीरियड का देख लो और ब्रिटिश पीरियड। तो ये भी एक जो है, ठीक है, कौटिल्य भी जो है एज ए थिंकर आप देख लीजिए कि विचारक के तौर पे हम लोग को कौटिल्य को भी पढ़ना है। कौटिल्य का कहाँ काम नहीं है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र को अगर पढ़ोगे तो उसका न्याय मंडल भी अपना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना है, उसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी अपना, हर चीज़ का वो चर्चा करके रखा है, बहुत ही एक्सटेंसिव काम है इनका, क्लियर है। उसके बाद आइए कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, हर कोई पॉलिटी में पढ़ता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उससे अलग पढ़ेंगे। बेसिक ठीक है, लेकिन ऑप्शनल जब भी अप्रोच करने जाइएगा तो उसका प्रश्न अलग होता है, अप्रोच अलग होता है, स्टफिंग अलग होता है, कंटेंट अलग चाहिए होता है। अब ये आप नहीं लिख के आ रहे हाँ भाई गवर्नर है तो आर्टिकल इतना में गवर्नर का पद है, सिर्फ ये लिख के तो काम नहीं चलेगा। या फिर लक्ष्मीकांत को आप लिख के आ जाइए कि हाँ इतना हम पढ़ें लिख लेंगे, वो सफिशियंट नहीं है। मेंस के लिए आप लोग को अलग करना होगा। उसके बाद आइए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेक्रेटेरिएट की चर्चा करनी है, सचिवालय की, मिनिस्ट्रीज का और डिपार्टमेंट बोर्ड वगैरह क्या है, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो एक सेंट्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, सरकार तंत्र कैसे चलता है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें क्या दिया है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, अगेन पॉलिटी में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें प्लानिंग, इस टॉपिक को देखिएगा, प्लानिंग एंड फिनेंशियल को, क्लियर। आगे फिर हम देखेंगे कि प्लानिंग और कहाँ है, सेपरेट टॉपिक है, नीति आयोग से हमेशा प्रश्न रह रहा है इस पर, या फिर डायरेक्ट प्लानिंग से पूछ रहा है ये तो। उसके बाद देखिए पब्लिक सर्विस, ठीक है, सिविल सर्विसेज के बारे में इसमें चर्चा है। पहले तो ऑल इंडिया सर्विसेज का है, यूनियन वाले में ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट वाले में आओगे तो बीपीएससी के संदर्भ में पूछ दिया जाएगा तुमको, क्लियर है। तो उसके बाद सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, लोकल सिविल सर्विसेज, यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज। अगेन जो ट्रेनिंग हम लोग पेपर 1 में देख रहे थे, इंटरलिंकेजेस, यहाँ पे तुमको दिखेगा कि थियरी सर पढ़ लिए हैं, एप्लीकेशन कहाँ देखेंगे, भारतीय प्रशासन में। थियरी वहाँ पढ़ लिए हैं, एप्लीकेशन कहाँ देखना है,
कि भारतीय प्रशासन में कैसा है। क्लियर है? आप देखो बोला था ये प्लानिंग एंड फाइनेंशियल है, यहाँ पे देखो सेपरेट टॉपिक ही दे दिया मशीनरी फॉर प्लानिंग, एंडोर्स किया गया है प्लानिंग। तो प्लानिंग अच्छे से तैयार करके जाइएगा, प्लानिंग आपको आएगा ही आएगा एक प्रश्न। उसमें एनडीसी और प्लानिंग कमीशन, बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की चर्चा आपको करना है, ठीक है। और उस पर आपको देखना है कि नीति आयोग का क्या रोल है और एनडीसी का क्या रोल है और कहाँ चैलेंजेस है, तो उसको हम लोग डिटेल से करेंगे। उसमें प्रशासनिक एस्पेक्ट को देखना है हम लोग को, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल दे नहीं आता, इस पे आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्या है, ज्वाइंट वेंचर क्या है, ठीक है, ऑनरशिप क्या है, उसमें कितना क्या है, तो पे 51 वाला है, 59% वाला, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए अब आ जाइए मेन कि पैसा पे कंट्रोल, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल किसका है बताओ भाई? पहले तो उस पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। कैसे सर? बजट जब तक पार्लियामेंट से सैंक्शन नहीं होगा तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब पार्लियामेंट जितना कहेगी तुमको उतना ही लाना पड़ेगा, वो तो इनडायरेक्टली है, लेकिन चाहता अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या सरकार, वो हो जाता है क्योंकि बहुमत अंदर होती है। लेकिन फिर भी एक अप्रत्यक्ष रूप से एक इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, क्योंकि पूरा डिस्कशन के बाद वो अप्रूवल होता है। तो उस पर देखना है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसमें क्या रोल है, और कैग को स्पेसिफाई कर लीजिए, किसी भी सूरत में इसको छोड़ना नहीं है। एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो यू हैव टू कंप्लीट कैग। कैग से एक क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों ये फेवरेट हो जाता है, झारखंड में भी आइएगा तो कैग आ ही जाता है, तो कैग को इग्नोर नहीं करना है। फिर ठीक है, फिर ये हमेशा से आया है बिहार के संदर्भ में, ठीक है। उसमें देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार, बेसिकली ये स्टेट का एस्पेक्ट यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन बिहार स्पेसिफिक है तो बिहार। तो रोल ऑफ सेंट्रल स्टेट एजेंसी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है लॉ एंड ऑर्डर से बिहार से लिंकेज का, डायरेक्ट प्रश्न रहा है, ठीक है। तो बिहार के संदर्भ में भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर जो है पकड़ुआ हो रहा है, कहाँ पर जो है किडनैपिंग हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में कहाँ पे जो है किस अधिकारी का अच्छा काम है और कहाँ पे चैलेंजेस है, वो हम लोग देखेंगे। चैलेंजेस ज्योग्राफिकल चैलेंजेस है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है कि पॉलिटिकल चैलेंजेस है, या कहीं नेक्सस तो नहीं है लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिकल मास्टर्स के बीच में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हम लोग इस पर देखेंगे कहाँ क्या एग्जाम्पल है। उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा है विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, मतलब फिर भाई गवर्नर पढ़िए, सीएम पढ़िए, ठीक है। यहाँ देखिए गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, लेकिन स्पेशली हम लोग को बिहार में देखना है। बिहार में बंच ऑफ एग्जाम्पल है, तुम जाके अगर पढ़ोगे वहाँ पे केस, तो ऑर्डिनेंस का एक से एक एग्जाम्पल मिलेगा। 13 साल तक ऑर्डिनेंस चलता रहा, तुम बिलीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे भी कहा जाता है कि बिहार वाले जो है ना पॉलिटिक्स में बड़ा सशक्त होते हैं, तो बिहार के बारे में तुमको इस पर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादा नहीं, हर स्टेट का अलग अलग वेरी करता है और डिस्ट्रिक्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखना है। फिर लैंड रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट फंक्शन, ये तो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, स्पेशल डेवलपमेंट। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल का बर्डन क्यों बढ़ा, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ साथ एक डेवलपमेंट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट की भी चर्चा हो रही है। अदर स्टेट जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में अलग से डेवलपमेंट कमिश्नर है, तो बिहार में इसको क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो अलग डायमेंशन के साथ भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप देखिए क्विकली, ठीक है, बस 3 टॉपिक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें पंचायती राज, अर्बन लोकल, तुम्हारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, प्रॉब्लम क्या है, ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज़ क्या है, ये हर जगह की यही समस्या है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार का स्ट्रक्चर क्या है, पंचायती राज का या फिर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर देखेंगे चैलेंजेस का है, फिर देखेंगे हम लोग कि डिजास्टर मैनेजमेंट में लोकल रिप्रेजेंटेशन का कहाँ तक उसमें भूमिका थी। क्लियर है? कहाँ अप टू द लेवल ऑफ कहाँ तक उसका जो है पहुँच है, क्योंकि अभी RBI का रिकमेंडेशन बार बार बोला कि वो आया था कि पूछा ये गया था कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन का कहीं नहीं दिखा रोल डिजास्टर मैनेजमेंट में, आप उसको लिमिट कर चुके थे, तो उसमें हम लोग को देखना है। उसके बाद वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार, हालांकि इसको पूछना तो चाहिए था भारत के संदर्भ में भी कि चूँकि इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो वेलफेयर स्टेट का है, तो कम से कम इंडियन का पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए था, लेकिन ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखना है कि बिहार सरकार द्वारा कितना स्कीम जो है वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जा रहा है वीकर सेक्शन के लिए, इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए भी है, ठीक है, SC, ST एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए,
ठीक है, ज़्यादा नहीं है। वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, मार्जिनलाइज सेक्शन इसको कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए इश्यूज एरिया इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है, ये प्रश्न हमेशा रहता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे नीचे रखा है, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में संबंध क्या है, ठीक है। जनरलिस्ट, ठीक है, एंड स्पेशलिस्ट, याद रखो पेपर 1 में भी जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट है, थियरी वहाँ है, एप्लीकेशन हम लोग के यहाँ। तो जब उसको पढ़ेंगे तो बिहार के संदर्भ में भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग कहाँ डॉक्टर और प्रशासन टकरा गया था, कोरोना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद देखिए पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रोल हो सकता है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन का आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे एज ए सिविल सोसाइटी हो सकता है कि हाँ भाई सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन है। सेंसिटाइजेशन में आप रोल देख सकते हैं, फिर एक इनफॉर्मल ग्रुप के तौर पे आप देख सकते हैं, आप उसको फिर प्रेशर ग्रुप के तौर पे देख सकते हैं कि क्या क्या उसका पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, फिर देखेंगे रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवांसेस, कि अगर किसी नागरिक की कोई समस्या है तो उसके ये ग्रीवांसेस को दूर करने के लिए, उनकी समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म अपनाया गया था। समय ब्रिटेन में विटली काउंसिल था, यहाँ पर क्या है तो हम लोग को देखना पड़ेगा। विटली काउंसिल था वो स्पेशल था। उसके बाद लोकपाल लोकायुक्ता एक प्रश्न, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पढ़े पेपर 1 में भी था, यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है। क्लियर है, तो थियरी देखना है हम लोग को और एप्लीकेशन यहाँ लगाना है। तो ये था हमारा सिलेबस, बहुत ही छोटा है, ठीक है, देखने में पढ़ेंगे हम लोग इसको तो बिंदु को सिंधु बनाना है हम लोग को। क्लियर है कि हर डायमेंशन हम लोग अगर कवर करते चलते हैं तो। अब ये है कि बीपीएससी का प्रिलिमिनरी अभी थोड़ा टाइम है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि थिंकर, ठीक है, कि थिंकर वाला एस्पेक्ट हम लोग जल्दी और क्विकली अच्छे से ख़त्म कर लें, ताकि आप लोग को भी एकदम सामान्य समझ में आ जाए कि हाँ ये मैटर है और हम लोग इसको इस तरह से डील करना है, ठीक है। अब रहा कि बीपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, तो उस चर्चा पे आप लोग देखिए सबसे पहले कि एज एन ऑप्शनल टोटल मार्क्स कितना है इसका, ठीक है। बीपीएससी ऑप्शनल में, ठीक है, टोटल मार्क्स 300, इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 इंक्लूडेड है, 300 मार्क्स रहा। अब इसमें क्या रहता है कि सेक्शन 1 हो या पेपर 1 हो, उसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे या ज़्यादा क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसमें से 6 से 8 हो, इसमें से आपको करना होता है मात्र 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन का ये आपको अटेम्प्ट करना होता है। ये सेक्शन 1 सेक्शन का था। अब सेकेंड सेक्शन जो होता है, ठीक है, पेपर 2, उसमें भी सिमिलर ऑप्शन रहेगा, आपको 6 ही रहता है मोस्ट, लेकिन कभी उसका स्प्लिट कर दिया, 25-25 नंबर का कर दिया, 2 ऑप्शन जैसे तोड़ दिया तो हो सकता है। तो इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन हो सकता है लिखना है। कुल मिला के टोटल आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा कि अगर 3 क्वेश्चन आप दे रहे हैं, ठीक है, पता चला 2 तो डायरेक्ट है, एक जो आप स्प्लिट कर दिए, एक क्वेश्चन को आप ब्रेक कर दिए 1 और 2 में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से पेपर 2 पे जब आओगे 3 तो रहेगा, 2 डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस 1 जो होगा वो स्प्लिट कर दिया गया होगा, तो टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा, ये 2 और ये 2, 4 क्वेश्चन। तो एकदम हाथ बैठा के चलना है कि 8 क्वेश्चन हम लोग को लिख के आना है। क्लियर है। ये 25-25 नंबर का रहेगा तो उस पर थोड़ा सा वर्डिंग्स कम होगा। अच्छा, 50 नंबर का एक प्रश्न है तो कितना वर्ड जाना चाहिए, जैसे हम लोग 40 नंबर पे 800 हम लोग वर्ड देखते हैं कि स्टैंडर्ड माना जाता है कि 800 वर्ड का होना चाहिए। तो अगर 50 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो हम लोग कितना वर्डिंग्स पे इसको, तो 1000 वर्ड से 1200 वर्ड के अंदर में हम लोग इसको कंप्लीट करना बहुत होता है। 8 लिखोगे तो 8000 शब्द हो जाएगा, 6 लिखोगे तो 6000 वर्ड हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि आपको 3 आवर मात्र 3 घंटे में ही कंप्लीट करना है, दोनों अलग से पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे यूपीएससी में नहीं होता है उस तरह से नहीं तोड़ के देगा। यहाँ पे एक ही बैठक में ऑप्शनल खत्म कीजिए आप, समझ रहे हैं। तो 3 घंटे का समय है,
6 क्वेश्चन है, वो 8 भी हो सकता है, दोनों के लिए रेडी रहिए। और आपको 1000 से 12,000 शब्द जो है लिखना है। वो तभी लिख पाइएगा जब आपका पूरी तरीके से उस टॉपिक पे कमांड होगा कि हाँ हम पूरा तैयार हैं, अच्छे से पूरा पढ़ लिए हैं अच्छे से, तभी। नहीं तो फिर क्राइसिस मैनेजमेंट पे आओगे लिखने तो वही खींचते तीरते जो है फिर पता चला कि 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया लिख दिए और 1 क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। और जहाँ सिविल सर्विसेज में 1 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज हुआ, गेम खत्म। ठीक है, अगर तुम 1 क्वेश्चन यहाँ कॉम्प्रोमाइज वो भी 50 मार्क्स का करते हो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि 15 हार्डली 20 हार्डली, यहाँ क्या है 50 मार्क्स है। 1 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है कि तुम 50 नंबर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। और अगर दोनों में कर गए तब तो फिर हम तो नहीं बोलेंगे इम्पॉसिबल है, लेकिन भाई समस्या तो है, हो भी जाओगे तो बहुत नीचे रहोगे। क्लियर कट है। तो हम लोग को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई भी चांस नहीं लेना है। छोटा सिलेबस है, अप्लाइड सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग तैयारी करना है। तो 300 मार्क्स पेपर 1 प्लस पेपर 2, क्लियर है। दोनों 3 घंटे पे कंप्लीट करना है। 6 में 3 लिखना है पहला पेपर में और 6 में 3 लिखना है दूसरा पेपर में। ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को चाहिए, फायदा क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। बहुत सब बोलते हैं सर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा है कि हम ही पढ़ा रहे हैं। हाँ नहीं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपको और कहाँ लाभ मिलेगा, ठीक है। हाउ मच बेनिफिट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। सबसे पहला जीएस के सब्जेक्ट में आपका एक इंडियन पॉलिटी सेक्शन होता है, क्लियर है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। पेपर 2 जो है इसका वो ऑलमोस्ट वही है, बल्कि ज़्यादा एक्सटेंसिव है, तो आपको एक हेल्प वहाँ मिल जाएगा। क्लियर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प। दूसरा हेल्प आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका एक पेपर, ठीक है। तो फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखिएगा आप टॉपिक है प्लानिंग, बजटिंग, क्लियर है, फाइनेंशियल कंट्रोल, ये सारा सेक्शन तुमको इस पे भाई एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल। तो इकोनॉमी में आपका एक बंच ऑफ सेक्शन में हेल्प मिल जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे होने के बाद करेंट इश्यूज में, ठीक है, जितने भी टॉपिक आते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, और आपका ऑप्शनल बनता है उस पर प्रश्न जीएस पे, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। ज़्यादा नहीं खींचना है, बस ये मेजर पोर्शन कवर कर देता है आपका। इकोनॉमी जाओ वहाँ मिल जाएगा, पॉलिटी जाओ वहाँ मिल जाएगा, और आईआर के सेक्शन में कुछ अंडरस्टैंडिंग दे देता है। ज़्यादा नहीं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ अंडरस्टैंडिंग वो दे देता है, क्योंकि बिहार में जीएस में एक आईआर से प्रश्न हमेशा रहता है, ठीक है। इंडो जापान पूछ दिया, इंडो चाइना पूछ दिया, इंडो नेपाल पूछ दिया, इंडो भूटान पूछ दिया, ठीक है, इंडो लंका पूछ दिया, कहीं भी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच अगर आपके पास है कि भारत का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से काम करता है, तो वहाँ पे आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिल जाता है। तो ये एडवांटेज है। असल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बोला ही जाता है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। एक सब्जेक्ट है ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट का समागम उसको कहा जाता है। तो उसमें तुमको इकोनॉमी पढ़ लेना पड़ता है, तुमको एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ लेना पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग को देखना है। बहुत सारा सोसाइटी का अप्रोच है, सोशल अप्रोच है, क्या क्या है, वो सारा हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से ये इतना अप्लाइड, हर बच्चा आधा कुछ ना कुछ तो जानता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। किसी से पूछ दो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बारे, तो गवर्नर क्या है शुरू हो जाएगा, गवर्नर के बारे में बताना, पीएम क्या है वो शुरू हो जाएगा। तो आधा तो आप जानते हैं। मेन सब बोलता है कि सर पेपर 1 थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो टफ लगता है, तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आपको ईजी वे में हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे हिसाब से बड़ा सुटेबल सब्जेक्ट है ये, बहुत छोटा है, 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हम लोग फैलते हैं तब भी, तो आराम से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। 67 एंड 68 बीपीएससी वालों के लिए ये रहा। और कोई समस्या ओरिएंटेशन में, कोई समस्या समझने में? नहीं, यूपीएससी उसको समझ लो कि सबसेट है, ठीक है। यूपीएससी में यही है। हाँ, अगर यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर बीपीएससी इतना जरूर है, ठीक है। इतना जोन आपको जो है वो सेपरेटली करना होगा। 70% यही है,
30% आपको उधर देखना पड़ेगा। अप्रोच वही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा बीपीएससी में, इसलिए क्योंकि 50 मार्क्स कैरी करता है, जबकि यूपीएससी में 50 मार्क्स का क्वेश्चन ही नहीं होता ऑप्शनल का। तो यहाँ पे कंटेंट थोड़ा हम लोग ज़्यादा एक्सटेंसिव पे जाएंगे कि कहाँ होगा, क्यों होगा। क्लियर है? हम लोग आज से जो क्लास शुरू करेंगे वो क्लास होगा थियरी एंड थिंकर्स, ठीक है, जो सिलेबस में हम लोग अपनी चर्चा कर चुके थे कि कहाँ पर क्या है। देखोगे यहाँ पे थियरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, एक अलग से चैप्टर है, इसमें देखोगे बताएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कहाँ प्रिंसिपल आया, कहाँ पॉलिसी आया, कहाँ इसका क्राइसिस का टाइम आया, कहाँ एरर, वो हम लोग एक जर्नी जब पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेपरेटली तो उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे चूंकि थिंकर हम लोग को ये वुडरो विल्सन को देखना है, तो वुडरो विल्सन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। बेसिकली लोग इग्नोर कर देते हैं कि नहीं छोड़ दो वुडरो, लेकिन वुडरो विल्सन के बिना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो समझ लीजिए सब्जेक्ट के साथ बेईमानी है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वुडरो विल्सन का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो लोग हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, क्विकली लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। थियरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लो इसका क्या है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सिस्टमैटिक स्टडी और एज ए डिसिप्लिन आप उसको अगर फोकस करते हो कि उसका रूट देखना चाहते हो कि कहाँ से ड्रॉ करें, तो ज़्यादा पुराना नहीं है, 18 to 19 सेंचुरी आपको दिखेगा कि वहाँ से हम लोग का इसका रूट दिखता है कि हाँ सिस्टमैटिक स्टडी के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग को मिलता है। ठीक है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये समझना होगा हम लोग को कि सिस्टमैटिक स्टडी पे हम लोग कैसे डील करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हम लोग उठाएं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, क्लियर है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लिटरल मीनिंग क्या है इसका, सब कोई जानता है कि भाई पब्लिक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, टू सर्व द पीपल, मतलब जनता को सेवा करने वाला। तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ऑलमोस्ट सब जानते हैं, थोड़ा सा उससे हट के हम लोग बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर तुम देखोगे कि सर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, फ्रॉम वेयर वी हैव टू ड्रॉ द रूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, एज एन एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कहाँ से हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे कि सर व्यवहार के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन हम कहाँ से शुरू करें। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि व्यवहार के रूप में या एज एन एक्शन पार्ट, ठीक है, एज एन एक्शन पार्ट, कार्य के रूप में अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू करना है तो जब से सिविलाइजेशन, ठीक है, विद द एडवेंट एंड विद द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जहाँ से सभ्यता की शुरुआत होती है वहीं से लोक प्रशासन का भी शुरुआत होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कार्य के रूप में एज एन एक्शन पार्ट जो है आप शुरू से देखिए, ठीक है। अगर हम अपने निजी जीवन में भी देखते हैं तो आप देखिएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस से लेके पब्लिक हॉस्पिटल तक, ये सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है। सरकारी बस से जा रहे हैं, वहाँ पे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार के द्वारा किया गया। सरकारी अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, वो भी पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और रोड पे भी चल रहे हैं सरकारी रोड पे, तो वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन जब आप डेमोक्रेसी से पहले की बात करते हैं, इसकी शुरुआत की बात करते हैं, तो कहाँ से होगा। पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करने वाले थे, यही था ना। हम लोग क्या करते थे, नोमैडिक हम लोग का कल्चर था कि कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, बंजारा टाइप से। फिर जब सेटलमेंट शुरू हुआ, ठीक है, कि हाँ अब जो है हम लोग एक जगह अपना लाइफ स्पेंड करेंगे, तो कृषि का विकास जैसा ही होता है। आप लोग देखिएगा कि पानी के किनारे जो है या नदी के किनारे हम लोगों ने अपना सेटलमेंट शुरू किया कि आप आए भाई, ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे हम लोग अपना सेटलमेंट शुरू किया। तो सेटलमेंट के साथ ही क्या होता है, सिविलाइजेशन का भी उदय होता है, वहाँ की सभ्यता का भी उदय होता है, द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस सिविलाइजेशन में आप देखिएगा कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती रहती है, ठीक है, काम बढ़ते रहता है। एक आदमी जो है वो निजी जीवन में व्यस्त है,
क्लियर है। अब उसको इलाज कराना है, उसको बच्चे लोग को पढ़ाना है, ठीक है, और उसको और भी काम करना है, तो कहाँ जाएगा? तो कहता नहीं, एक सिस्टम हम लोग बनाते हैं। तो इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर लोग एक थ्योरी अपना लगाते हैं, अनुमान, कि देखो स्टेट ऐसे आया होगा, ठीक है। वो भी अपना फिलॉसफी अब देना शुरू करते हैं कि राज्य बना होगा, सब जनता लोग एक जगह रहने लगा, ठीक है। अब देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर क्या बोलते हैं कि भाई ये नदी है, ठीक है, इस नदी के इधर और इधर भी सेटलमेंट शुरू हो गया, तो इधर वाला सेक्शन कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि बैठ के एक राजा चुनते हैं अपना, ठीक है, कि तुमको हम चुन रहे हैं, तुम मेरा मास्टर बनो, ठीक है। भाई किस लिए? हम लोग को चाहिए सुरक्षा, पहले ज़्यादा तम नहीं चाहिए था। सुरक्षा किससे? सिक्योरिटी। तो पहले भाई वाइल्ड एनिमल भी हैं, चोर डकैत भी हैं, हर तरह से जो है ना, आपदा से भी सुरक्षा। तो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर तुमको मेंटेन करना है, तुम लोग को हमको सिक्योरिटीज़ देना है, बस इतना काम तुम करना है। उसके बदले में हम तुमको क्या देंगे? तुमको हम लोग बलि देंगे, सेक्रीफाइस देंगे। बलि का मतलब वो नहीं हत्या, यहाँ पे जो भी सेक्रीफाइस या जो भी गिफ्ट राजा को दिया जाता था, हाँ, तो उसको कहा जाता था बलि। ओके, तो वहाँ पे उसको वो मॉनेटरी फॉर्मेट में ही हो सकता, उस समय मनी तो नहीं था, हाँ, बार्टर सिस्टम था एक्सचेंज का, तो कुछ ना कुछ उसको राजा को हम देंगे और आप जो है वो कीजिएगा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर ने यही कहा कि नहीं, राज्य का उदय ऐसे ही हुआ है। पहले सारे जनता मिलके एक अपना मास्टर चुनते हैं और कहते हैं कि तुमसे पैसा भी ले लो, तुम्हारा हम लोग रूल भी मानेंगे, तुम्हारा लॉ जो तुम कहोगे वो भी मानेंगे, सिर्फ तुम्हारा काम इतना है कि हमारे लिए जो व्यवस्था है उसको स्मूथ कर दो, ठीक है, मेरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखो, मेरा कार्य जो है वो सुचारू रूप से चले। तो उस तरह से राज्य का उदय होता है। तो जहाँ ये कार्य की जिम्मेदारी तुम देते हो किसी अथॉरिटीज़ को, बात समझ में आ रही है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर में आना, वो स्टेट को दिया, ठीक है, स्टेट और गवर्नमेंट। इसलिए आप देखिएगा कि ड्विट वाल्डो कभी स्टेट कभी गवर्नमेंट पब्लिक का मतलब लेते हैं। तो जैसे ही आप जिम्मेदारी देते हैं कि हाँ आप हमारे लिए भाई काम कीजिए, सारी जनता के लिए, सब मिलकर हम आपको पैसा देंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से शुरू हो जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब राजा लोग था तो उस समय भी राजा का 2 विंग होता था, ठीक है। यहाँ पे देखना कि एज एन एक्शन पार्ट, ये राजा है, ठीक है, इसका 2 विंग होता था। एक विंग वह होता था जो राजा के पर्सनल सर्विस के लिए होता था, राजा का महल देखना है, दरबारी देखना है, सुरक्षा देखना है, खान पान देखना है, राजा बीमार पड़ गया तो वैद्य को बुलाना है, वो सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए होता था। एक विंग वो होता था जो आम जनता के लिए होता था। तो आम जनता के लिए उस समय एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता था, मार्केट को स्मूथ रखना होता था, उनकी सिक्योरिटीज़ रखनी होती थी और हेल्थ सर्विस, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत कम था वहाँ पे। क्योंकि अब देखोगे सिविलाइजेशन में कि शिक्षा का विकास कब हुआ, तो शिक्षा भी अलग था कि रॉयल ब्लड का अलग पढ़ता था, बाकी जो लोअर ब्लड है उसको अलग पढ़ाया जाता था, तो वो एक अलग सेपरेट टॉपिक था। लेकिन पब्लिक सर्विस जो है उस समय, कौटिल्य का एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, तुमको सब दिख जाएगा कि कैसे ये जो है अशोका जो है एक अधिकारी ही नियुक्त कर देता है, सबका अलग अलग समाहर्ता, ठीक है। तो बहुत सारा है, जो कौटिल्य हम लोग पढ़ेंगे तो उससे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो राजा का भी पहले जो है वो पहला और दूसरा विंग होता था जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता था, पहला विंग अपना, दूसरा आम जनता। तो जब हमसे ये पूछा जाए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ से शुरू करें, तो हम लोग कहेंगे कि जहाँ से सिविलाइजेशन आया, ठीक है, जैसे ही सिविलाइजेशन का विकास होता है, जैसे ही डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्शन पार्ट, व्यवहार के रूप में, सिस्टमैटिक स्टडी एज अ डिसिप्लिन नहीं। अगर विषय के तौर पे, जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसका विकास कहाँ हुआ, वो तो बहुत ही रिसेंटली है, ठीक है। लेकिन कार्य के रूप में कि पहले से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कार्य कर रहा था, फिर उस कार्य के बेस पे हम लोगों ने थ्योरी बना के एक नया सब्जेक्ट का विकास किया। क्लियर है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला जो आप देखिएगा कि कहाँ से शुरुआत हुआ, तो जहाँ से सिविलाइजेशन शुरू होता है वहाँ से लोक प्रशासन का शुरुआत आपको मिलता है। क्लियर है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्जेस विद द सिविलाइजेशन, ठीक है। तो पहला क्रक्स क्या आया हम लोग का कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पीए जो है एज एन एक्शन पार्ट, ठीक है, एज एन एक्शन पार्ट इमर्जेस विद द सिविलाइजेशन। नोट करते जाओगे इसको,
ये पूरे इतना लंबा चौड़ा थ्योरी है ना, उसका क्रक्स है ये। हिंदी में लिखेंगे कि व्यवहार के रूप में लोक प्रशासन का उदय किसके साथ होता है? सभ्यता के उदय के साथ होता है। ठीक है, जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है, जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है, उसी के साथ साथ लोक प्रशासन भी होता उदय होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है बताओ? बेसिक, तभी हम थिंकर और थ्योरी शुरू करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक थिंकर क्या है जी? अभिषेक, बेसिक मीनिंग क्या है? लोक प्रशासन का बेसिक लिटरल मीनिंग बताओ क्या है? वेरी गुड, हाँ क्रक्स यही है। लेकिन अब हम लोग चर्चा करते हैं इस पे, दो चीज़ है, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग पहले डिबेट कर लेते हैं पब्लिक पे क्या समझना है किसी भी स्टेट में। तो पब्लिक का अगर कॉन्सेप्ट हम लोग लाते हैं तो एक तो हो जाएगा पीपल, आइदर फ्रॉम द नेशनल एंड एलियन, या तो फॉरेनर भी हो सकता है या तो देश का भी हो सकता है। दूसरा हम लोग सिटीजन रख सकते हैं कि भाई नागरिक का ही, ये भी हम लोग रख सकते थे। या फिर वोटर लोग जो वोट करके बनाए हैं सरकार, उसी लोग की सरकार है। क्लियर है? तो पब्लिक में हम किसको इंक्लूड करें? पीपल को करें, सिटीजन को करें, या वोटर को करें? पीपल मतलब फॉरेनर प्लस सिटीजन दोनों हो जाएगा इसमें, ठीक है ना? ये विदेशी भी इसमें आ जाएंगे। तो सिटीजन, नागरिक प्रशासन क्यों नहीं समझते हम लोग भाई? पब्लिक का मतलब हम लोग क्यों नहीं समझ लेते हैं कि नागरिक होगा? हाँ, वोटर हम लोग क्यों नहीं कि भाई हम ही लोग चुन के आपको बनाए? तो हम तो बनाए तो भाई आप कहिए कि वोटर एडमिनिस्ट्रेशन है। और फिर ये पीपल, ठीक है, तो हम लोग आम जनता के लिए क्यों नहीं करते कि भाई जनता जो विदेशी है उनका भी हम लोग सम्मिलित कर ले? तो इसमें सब आ जाएंगे, पीपल में ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, तो पीपल एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं हम लोग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पीपल से संदर्भ जो हम लोग क्या लेंगे? क्वेश्चन तो उठता है। लेकिन इन तीनों को अगर समाहित कर दिया जाए, ठीक है, तो एक कॉमन मीनिंग में आ जाओ। सर इसमें चलिए सिटीजन समझ गए, वोटर समझ गए, ये फॉरेनर कहाँ से आ गया गवर्नमेंट में? तो कहीं कहीं आप देखिएगा कि जब भी शासन प्रशासन चलता है तो एलिमेंट आपको दिखता है कि सिर्फ डोमेस्टिक एलिमेंट पे आप काम कर जाइएगा। आपके प्रशासन में तो विदेश से आने वाले पर भी है, उनका भी शासन करना है आपको। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट एक ऐसा शब्द है, कलेक्टिव शब्द है, जो इन तीनों को समाहित करता है। इसीलिए अब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्ड ये आया है, क्वाइंट हुआ है, उसमें पब्लिक का मतलब जो है वो सरकार से लिया गया है। पब्लिक का मतलब, अब सरकार के अंतर्गत में आप देख लीजिए, वोटर भी आ जाएगा, आपका नागरिक भी आ जाएगा, और आपका ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? यहाँ पे डूअर का काम करता है क्या? ये करता है, करने वाला है, या जिसके लिए किया जा रहा है वो है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक शब्द दो चीजों को इंगित करता है, ठीक है, टू थिंग्स। नंबर वन, ये डूअर है, करता है, तो कर्ता के रूप में पब्लिक जब भी आएगा तो वो सरकार। लेकिन जिसके लिए किया जा रहा है, बात समझ में आ रही है? कर्ता के रूप में सरकार, जिसके लिए किया जा रहा है, अगर वो पक्ष रखा जाएगा तो ये आम जनता। तो पब्लिक का मतलब यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट आता है। एक कॉन्सेप्ट फॉर द डूअर के लिए आता है, एक जो होता है रिसिपिएंट के तौर पे होता है कि भाई रिसीव करने वाला कौन है? तो रिसीव करने वाला यहाँ पे जनता है। तो ये वह एडमिनिस्ट्रेशन जो जनता के लिए हो, क्या कहलाएगा? लोक प्रशासन कहलाएगा, भाई जनता का प्रशासन है। या फिर वह एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो क्या कहलाएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर रेसिपिएंट के तौर पे देखो तब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और अगर डूअर के फॉर्मेट में देखो तब भी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन होगा। लेकिन इसमें उलझना मत, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो कॉन्सेप्ट है हम लोग उसके साथ जाएंगे। हमने आपके सामने हर पक्ष बता दिया, लेकिन एक्सेप्ट हम लोग को कौन करना है? IUCN का देखते हो ना हम लोग का, कि कैसे हम लोग देखता है कि भाई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो जाता है। आप देखोगे तुम लोग अभी CGS मैकेनिज्म है, फिजिक्स में यूनिट में देखते हो ना, तो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है ना, ठीक है, SI यूनिट।
क्यों कि भाई इंटरनेशनल सोसाइटी उसको एक्सेप्ट किया। तो इसी में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, इंटरनेशनल सोसाइटी ने किस वर्ड्स को और किस मीनिंग को एक्सेप्ट किया है, तो मीनिंग में अभी तक जो है वो या तो गवर्नमेंट है या तो स्टेट है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि लोक प्रशासन में लोक का तात्पर्य या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक का संबंध किससे है, तो सीधे गवर्नमेंट से है। कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर है? ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। वो एडमिनिस्ट्रेशन तो सब जान रहा है कि ये लैटिन वर्ड एडमिनिस्ट्रेयर से बना है, जिसका मतलब होता है टू सर्व, ठीक है, और फिर सेवा देना। तो ये हो गया। लेकिन अब इसका कलेक्टिव मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का जब भी कलेक्टिव एफर्ट लाओगे तो उसमें दो चीज मिलेगा। पहला, ग्रुप ऑफ पीपल मिलेगा। दूसरा जो है वो एक गोल को अचीव करना होगा। और थर्ड एलिमेंट जो आता है वो ये होता है कि सब कॉमन गोल होता है। ठीक है? तो एडमिनिस्ट्रेशन को अगर डिफाइन करना हो हमको कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का डिफिनेशन में हम लोग पहला चीज क्या देखेंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, यानी एक लोगों का समूह। ठीक है? उन सब को क्या होना चाहिए? कॉमन गोल होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? उनको अकम्पलिश करना है, यानी पूरा करना है। सर ये कॉमन गोल क्यों? अमेरिका वाला को लाओगे इसमें, कहेगा यार हम भारतीय के नहीं, हम तो अमेरिकी नागरिक के लिए हैं। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन फर्क हो जा रहा है। क्यों? लोगों का समूह तो है लेकिन गोल अलग अलग हो गया। बात समझ में आ रहा है? गोल अलग अलग क्यों हो गया? भाई हम अमेरिकी नागरिक हैं, मेरा गोल अमेरिकी की जनता की भलाई है। हम भारतीय नागरिक हैं, मेरा गोल है भारतीय की जनता के भलाई। बात समझ में आ रहा है? द बेनिफिट फॉर द इंडियन पीपल, इंडियन सिटीजन एंड अमेरिकन पार्टनर फॉर द सेक ऑफ अमेरिकन सिटीजन। गोल कॉमन नहीं है, टारगेट कॉमन नहीं है, इसीलिए गोल कॉमन होना चाहिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो तीन एस्पेक्ट क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ पीपल हो, जनता का समूह हो, उन सब का एक कॉमन लक्ष्य हो, और सिर्फ लक्ष्य बनाना ही नहीं, उस लक्ष्य को प्राप्त भी करना है, अकम्पलिश करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा साधा मतलब हो गया अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द कॉमन गोल फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड एंड। मतलब व्यक्तियों का समूह जिनका सामान्य लक्ष्य हो और उस लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है? हम लोग चलेंगे जब पब्लिक, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, स्कोप, जब हम लोग डेफिनेशन पे चलेंगे तो उस पर हम लोग हर का डेफिनेशन जो मेजर है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये समझ लो। क्लियर है? चलो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थियरी का इवोल्यूशन कैसे होता है? थियरी, ठीक है, एंड इट्स इवोल्यूशन, विकास। एज ए सिस्टमेटिक स्टडी हम लोग जब देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जितना भी हम लोग का बेस होता है ना, किसी भी थ्योरी का बनाने का बेस होता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर का या थ्योरी का भी एक बेस बताते हैं, या तो चर्च रहा है या तो आर्मी रहा है। ठीक है? चर्च में भी अपना देखोगे वहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, पोप होते हैं, आर्क बिशप होते हैं, फिर बिशप होते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर प्रिस्ट वगैरह, जो भी एक आपको दिखेगा यहाँ पे हायरार्की है। उसी तरह से आर्मी ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे तो वहाँ तुमको डिसिप्लिन दिखता है, वहाँ कमांड मिलता है, वहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि एक प्लाटून में कितना होगा, एक यूनिट पे कितने सैनिक होंगे। तो बेस उस समय यही था, या तो रिलीजियस बेस था या तो आर्मी बेस था, जिससे इवॉल्व हुआ। इसकी शुरुआत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत जो होती है वो एज ए सिस्टमेटिक स्टडी, जब वुड्रो विल्सन अपना एक आर्टिकल लिखते हैं, जिस आर्टिकल का नाम होता है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम होता है उसका? स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पहले का बैकग्राउंड जानो क्या है। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से पहले देखो कि यूएस में सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की मांग चल रही थी। 1880s के टाइम से देखोगे, उससे पहले, उससे आगे पीछे 10-20 साल, तो वहाँ पे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की मांग चल रही थी। क्यों? अमेरिका में लोकतंत्र पहले आया, प्रशासनिक सुधार की मांग क्यों उठी थी? क्योंकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को देखोगे कि अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम चल रहा था। ठीक है? स्पॉइल सिस्टम, ये सिस्टम क्या है? स्पॉइल का मतलब होता है ना लूट खसोट। क्या होता है? स्पॉइल कर देंगे। ये एक ताना मारा गया था। इस एडमिनिस्ट्रेशन का नाम स्पॉइल नहीं था, ये उसका क्रिटिसिज्म है, जिसको हम लोग स्पॉइल सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्या था ये?
वहाँ जो भी प्रेसिडेंट आता था 4 साल के 5 साल में, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, क्योंकि बाई पार्टी सिस्टम था, वहाँ पे 2 ही दल आना होता था, या तो रिपब्लिकन आएगा या तो डेमोक्रेटिक आएगा। तो वो लोग जब आते थे तो अपना ब्यूरोक्रेट साथ लाते थे, ठीक है। अगर कोई प्रेसिडेंट आया है, वो सपोज दैट ये आया है, तो ये 4 साल के लिए तो फिक्स है, क्लियर है। तो ये 4 साल के लिए फिक्स है, इसका अपना लॉबी आता है, ठीक है, अपना ब्यूरोक्रेट्स आता है, ऑफिसर अपना ये लेके आता है 4 साल के लिए। अब ये ऑफिसर आते हैं और ये देखो, अभी देखोगे ना लॉबी कैसे काम करता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो होते हैं, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को देखोगे तो वो क्या करते हैं कि जो भी राजनीतिक दल है उसको खूब पैसा देते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि तुम चुनाव जीतो, ठीक है। वो दल अगर चुनाव जीत जाता है तो क्या होता है, फिर उसको बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है, तुम्हारा हर कॉन्ट्रैक्ट जो हम पास कर देंगे, तुमको टेंडर दे देंगे ताकि तुम और विकास कर सको। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखोगे कि स्पॉइल सिस्टम में क्या होता था, अगर ये किसी एक का कैंडिडेट है, इधर रिपब्लिकन हो डेमोक्रेटिक हो, क्लियर, उसके पीछे बैकअप होता था बहुत सारे लोगों का कि खूब पैसा फंडिंग हम दे रहे हैं, चुनाव जीतना है, और ये फंडिंग करके इसको 4 साल के लिए जिता लिया, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये तो इसके पैसे के कर्ज पे बंधा हुआ है, तो वो इन लोगों को एज ए ब्यूरोक्रेट जो है वो अपॉइंट करता है। सोच लो कि टॉप मोस्ट पोस्ट पे अपने आदमी को बैठा दिया सिर्फ 4 साल के लिए, और वो कहा है कि हम तो भाई लगाए हैं 2 करोड़, तो हम कमाएं कम से कम 8 करोड़। बात समझ में आ रहा है। तो ये 4 साल के लिए आते थे, खूब लूटते थे, करप्शन बहुत ज़्यादा प्रिवेल था। सिर्फ एक ही पार्टी के नहीं, सामने वाला पार्टी आता था वो भी मोटिवेट हो रहा था कि हम आएंगे, अपने आदमी को लेके आएंगे, 4 साल के लिए रहेगा, खूब लूटेंगे, फिर तुम आओगे, फिर तुम लूटना, फिर हम आएंगे, फिर हम लूटेंगे। तो वहाँ पे यूएस में सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की बात चल रही थी क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा प्रिवेल था, क्लियर है। तो इसी स्पॉइल सिस्टम में एक हादसा होता है 1880s के समय पे, जब वहाँ के प्रेसिडेंट गारफील्ड को मार दिया जाता है। नौटिया या गौटिया करके उस व्यक्ति का नाम होता है, जो उस प्रेसिडेंट को रेलवे स्टेशन पे शूट कर देते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट गारफील्ड को 1880s के समय में। और वो इतना सनकी होता है, ठीक है, वो उसको मारने से पहले अपना जेल भी घूम के आता है, कहता है मेरा आने वाला घर यही है, हम यहीं रहेंगे। तो जान रहा था कि हमको मारना है। फिर उसके बाद एक म्यूज़ियम में जाके गन भी देख लेता है, कहता ये बढ़िया गन है। उसका कहनाम ये था कि हम इसको प्रेसिडेंट में भाषण जो लिखते हैं ना, हम इसको भाषण लिख के इतना अच्छा भाषण दिए, ये एकदम भाषण से हिट हो गया और जीत गया, तो उसके बदले में हमको भाई नौकरी दो ये स्पॉइल सिस्टम में। तो ये जाके मीटिंग भी करता है गारफील्ड से, गारफील्ड होता नहीं तुमको नहीं रखेंगे, और यही उसका जो है दिमाग में भर जाता है कि ये धोखा दे रहा है। 3 से 6 महीना ही प्रेसिडेंट रहता है, उसको ये गोली मार देता है। गोली मारने का वजह समझ में आता है, वो स्पॉइल सिस्टम। ये चाह रहा था कि 4 साल के लिए हमको ही बनो, और चर्चा उस समय जोर से थी कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म होना चाहिए। इसने आग में घी का काम और किया, इस मूवमेंट को और कैटलाइज कर दिया। इसने कैटलिस्ट के फॉर्मेट में आया और कहा इस रिएक्शन को तेज कर दो। तो सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म के बैकग्राउंड पे, बैकड्रॉप पे आप देखिएगा उसी समय वुडरो विल्सन का भी काम जारी था। इधर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की मांग चल रही थी, उधर वुडरो विल्सन अपना एक लेख तैयार कर रहे थे। और जैसे ही ये हादसा होता है, उसी के आसपास में इनका एक लेख का उदय होता है, जिसका नाम होता है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वुडरो विल्सन की थ्योरी आती है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द थ्योरी ऑफ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और यह लेख, ठीक है, एक मेजर रोल प्ले करता है, किस लिए? फॉर द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। इसको पढ़ने के बाद, इस लेख के आने के बाद, लोक प्रशासन एक अलग विषय के तौर पे कैसे उदय हुआ, उसमें इसका बहुत मेजर रोल होता है। क्लियर? ठीक है। तो अभी सिर्फ एक ग्लिम्स है, हम लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहला पड़ाव होता है वुडरो विल्सन का आर्टिकल का आना, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये होने के बाद, ठीक है, फिर दूसरा आता है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। क्लियर है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी आता है। तो पहला पड़ाव हुआ, कौन आए? वुडरो विल्सन आए, ठीक है, इन्होंने डाइकोटोमी की बात की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, और या फिर उसमें क्लासिकल थिंकर भी आगे आएंगे, तो उसमें टेलर का रोल आता है, ठीक है, ओके। तो
टेलर ने प्रिंसिपल की बात की। देखो क्लासिकल जो अप्रोच होता है ना, 3 भाग में बांटा गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट हो जाए हम क्लासिकल, एक बड़ा ही ले लेते हैं ब्रॉडर, नहीं तो लिमिटेड हो जाएगा ये। तो जब ये अप्रोच आता है क्लासिकल थिंकर, इसका फोकस क्या रहता है मालूम है? क्योंकि इसका मोटिवेशन ही आया है इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट फ्रॉम द वर्कर। तो ये क्या कहता है? ये सिर्फ प्रिंसिपल की बात करता है, ठीक है। ये टाइम एंड मैनेजमेंट की बात करता है, ठीक है, वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट की। वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट की बात करता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात करता है। एक सिर्फ समझो, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि इंसान को, ठीक है, इकोनॉमिक मैन समझा जाता है, आर्थिक मानव। टाइम एंड मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ? 1 घंटा में कितना प्लास्टिक बना लेता है जग, उसको मेजर करना होता है। लेके बैठता था कि हाँ भाई अभी शुरू किया, टाइम शुरू हो गया, देखा कि 1 घंटा में ये 10 बना लिया, ठीक है। तब एक सेट रूल बन गया कि 1 घंटा में 10 बनाया जा सकता है, उसने सब पे लागू कर दिया। तो क्लासिकल अप्रोच जो होता है वो कहता है, सिद्धांत पे बात करता है, ठीक है, वो मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट की बात करता है, मानव को एक मशीन समझता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवॉल्व ऐसे नहीं हुआ, अभी तो तुमको लग रहा होगा सरकारी काम, लेकिन जब इसका थियरी जब शुरू होता है तो पहला थिंकर आता है पड़ाव, और वो पड़ाव होता है क्लासिकल थिंकर का, जो बोलते हैं कि मानव आर्थिक मानव के रूप से देखना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे उगाही कर सके, हाउ टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट फ्रॉम द इंडिविजुअल। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन केम फ्रॉम द क्लासिकल थिंकर अप्रोच। कहाँ से? कि क्लासिकल थिंकर क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि तुम कैसे हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में काम करके दे रहे हो। तो इस थिंकर का अप्रोच आ रहा था जिसने मशीन समझ लिया था मानव को। तो ये क्या था? मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट था, मानव को मशीन समझ लिया था। आपके अंदर में क्या बिहेवियर, अरे हम कल बीमार होंगे हम नहीं आ पाएंगे, वो नहीं देखने वाला। तुम्हारे घर में कुछ हो गया है हादसा, तुम आए हो काम करने, तुम सुस्त तो नहीं मानेगा, तुमको इतना करना ही करना है। मानव वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा था, यहाँ पे तुमको दिख रहा था कि ये मशीन है, ठीक है। हमको कैसे तुमसे, वो मशीन ही समझ रहा था। तो जब मशीन आप समझते हो तो आप चाहते हो कि फिर आप उसमें, इसीलिए कहा जाता है कि वैल्यू फ्री साइंस था क्लासिकल को, वैल्यू है ही नहीं इसमें। तो कभी भी कोई भी थियरी कंप्लीट नहीं हो सकता अगर उसमें वैल्यूज आप इनपुट नहीं होते, अगर बिहेवियर को इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि क्लासिकल थिंकर का सारा काम गलत था। क्लासिकल थिंकर ने जो भी प्रिंसिपल दिए, जैसे सेंट्रलाइजेशन का दिया, डिसेंट्रलाइजेशन का दिया, ठीक है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये सारा बहुत ज़रूरी है किसी भी संगठन के लिए। कि अगर हम अभिषेक को बनाएं कि हाँ अभिषेक तुम फॉरमैन बने हो, तो तुम्हारे अंदर में कितना आदमी हो सकता है? तो मैक्सिमम 8 आदमी का हो सकता है, 7 आदमी का, जो भी एक है। तो ये भी प्रिंसिपल आज देखोगे, एक सेक्रेटरी के अंदर में कितना ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर अंडर सेक्रेटरी रहता है। आज देख सकते हो कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर में कितना ब्लॉक रहता है। आज एक ब्लॉक के अंदर में तुम देख सकते हो कितना विलेज होता है। तो वहाँ पर तो काम है। तो पूरी तरह से नहीं, इसको गलत कह सकते हैं, पार्शियली गलत था। और वो यह था कि बिहेवियर, ह्यूमन वैल्यूज का अब्सेंस यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था। आप तो हमको मानो आप समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो पहला पड़ाव जब वुडरो विल्सन का आता है, उसके साथ ही साथ दूसरा पड़ाव क्लासिकल थिंकर का आता है, या फिर यूँ कहो साइंटिफिक मैनेजमेंट थिंकर का आता है, जिसमें आप टेलर, फेयोल, गुलेक, उर्विक, ये सारा हम लोग उस पर पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, ये कड़ी चल ही रहा था, तो उसके ठीक इसको काउंटर करने के लिए एक और ग्रुप का उदय होता है, एक और ग्रुप आता है जिसको हम लोग कहते हैं बिहेवियरलिस्ट, व्यवहारवादी। इसमें ह्यूमन वैल्यूज को इंक्लूड किया गया था और इनके पायनियर के रूप में देखा जाता है कि हु इज द पायनियर या हु वाज द पायनियर ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच। तो उसमें कहा जाता है कि एल्टन मेयो, ठीक है। तो पहला आ गया ये, दूसरा आया, तीसरा तुम्हारा आया, वो कौन था? बिहेवियरल लिस्ट। ठीक है, बिहेवियरलिस्ट आते हैं।
बिहेवियरलिस्ट क्या था? इसने ह्यूमन वैल्यूज को इंक्लूड किया, इसने ह्यूमन वैल्यूज को इंक्लूड किया। इसी में देखोगे कि एल्टन मेयो का नाम आता है। इनका एक हॉथन एक्सपेरिमेंट है, बात करके वर्कर को देखते हैं तो पता चलता है कि असर पड़ता है। अगर हमसे तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप बन गया है, हम जो काम बोलेंगे तुम काम कर दोगे। तो उसने एक एंगल ला कर दिया कि नहीं, ह्यूमैनिटी वाला भी एंगल उसमें डालिए। उसने क्रिटिसाइज किया क्लासिकल थिंकर को कि तुम मशीन समझ रहे हो, वो मशीन नहीं है। हॉथन एक्सपेरिमेंट, हाँ, हॉथन एक्सपेरिमेंट में 3 एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें, हाँ, जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें तो अभी तो सिर्फ एक इवोल्यूशन देखो कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी। पहले वुडरो विल्सन आए, उसके बाद क्लासिकल थिंकर आए। हाँ, उसको फाउंडर कह सकते हो, लेकिन अप्रोच उसका क्लासिकल कहीं था, तो क्लासिकल थिंकर हम इसलिए अलग रखें वुडरो विल्सन को। एमपी फलेट को, एमपी फलेट क्या है? वो लिंकेज है बिटवीन बिहेवियरलिस्ट और उसको, उसके बीच में एमपी फलेट आती है, ठीक है। तो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच आता है, उसने क्या कहता है? उसने इकोनॉमिक मैन को कंसेप्ट को रद्द किया, ठीक है, और उसने बोला कि नहीं, वैल्यू फ्री साइंस नहीं हो सकता, वैल्यू चाहिए ही होगा। तो उसने कहा कि मानवीय इनको भी शामिल कीजिए। अच्छा, इसी बिहेवियरलिज्म में और भी एस्पेक्ट आता है सोसाइटी का, सोसाइटी। तो उसमें देखिएगा कि चेस्टर बर्नर्ड का काम ज़्यादा है। उसने कहा कि बस इतना ही नहीं, ये भी समझो कि जो वर्कर है, जो मानव, सबका देखो ध्यान किधर है, उसको वर्कर ही समझ रहा है, ठीक है, उससे काम ही उगाही है। लेकिन काम उगाही में तो मशीन समझ रहे थे, हम उसको फॉर्मल इनफॉर्मल भी चीज आ रहा है, काम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसने कहा कि नहीं, सोशल एनिमल भी है वो, चेस्टर बर्नर्ड। तो जैसे ही सोशल और सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आता है, ये और वाइडर हो जाता है बिहेवियरल अप्रोच। और इसी क्लासिकल के क्रिटिसिज्म में तुम देखोगे जितना आया है तुम्हारा प्रिंसिपल, उस सब को प्रोवर्ब्स कर देते हैं। कौन? हर्बर्ट साइमन। मानता ही नहीं, कहता है सब फालतू चीज़ है। हर्बर्ट साइमन कहता है सब प्रोवर्ब्स है, सब मिथ्या है, कोई सिद्धांत वगैरह नहीं है, मानव को मानव समझो तो काम होगा। तो क्या था उनका थियरी, वो हम लोग इंडिविजुअली जब पढ़ेंगे तो उस पर देखेंगे कि हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग का क्या पढ़ाते हैं और हर्बर्ट साइमन एज ए थिंकर क्या होता है। तो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच आते हैं, बिहेवियरलिस्ट थिंकर आते हैं। इसमें एल्टन मेयो को कहा जाता है कि वो पायनियर है, ठीक है। उसके बाद बर्नर्ड साइमन, और बर्नर्ड का जो सोशल कॉन्सेप्ट था, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तुम देखना ना, जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो उसमें क्या होता है कि एक स्कोप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का या थियोरी का कल तक आर्थिक मानक के रूप में देखा जा रहा था, उसका अब स्कोप बड़ा हो गया। कहा कि नहीं, अब मशीन ही नहीं समझना है, वो एज इंडिविजुअल है, एक ह्यूमन है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को भी डाला गया। उसके बाद ये भी डाला गया कि मानव है तो इसका समाज में भी कुछ रोल है, इसका भी शादी ब्याह होना है, इसको भी मिलना जुलना है, इसके बच्चे भी पढ़ने लिखना है, इसको समाज में रहना है, तो उस कल्चर का भी एस्पेक्ट डाला गया, ठीक है। तुम देखोगे कि फैक्ट्री के अंदर में गुट बन जाता है, गिरोह। कोचिंग में ही देखोगे ना, 3 लोगों का अलग गिरोह है, 3 लोगों का अलग गिरोह है, 3 लोगों का अलग गिरोह। एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ठीक है, तो वो भी चलता है और वो बूस्ट करता है। 3 लोग मिल गए, नहीं इस बार तोड़ देना है, 150 में हमको 110 ले आना है, टेस्ट में 120, एक और काम वो कटलिस्ट कराता है कि नहीं तेजी। तो ये डायमेंशन जो है बिहेवियरलिस्ट लोगों ने दिया, उसमें चेस्टर बर्नर्ड का नाम आता है। बिहेवियरलिस्ट के बाद एक बड़ा चेंज आता है, और वो चेंज कब आता है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर थियरी का इवोल्यूशन देखो, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उससे हम लोग को क्या मिलता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तीसरी दुनिया का उदय होता है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या लेके आता है? तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जब आता है, तो जो लोग दावा कर रहे थे कि भाई कल्चरल बाउंड्रीज का कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 काम होता है। पहला, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है, लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन शुरू होता है। दूसरा, इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी FW रिक्स का उदय होता है। क्लियर है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? सब दावा किया कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया है, तीसरी दुनिया, नया नया देश आजाद हुआ था, कोई कहा हम US वाला अपनाएंगे, कोई कहा रसिया वाला अपनाएंगे, और सब जाके फिर डूब गए। क्यों? अब भाई शेर को खाना कुछ और है और उसको तुम खाना खिला रहे हो बकरी का, यानी घास, तो खाएगा शेर? नहीं। क्यों? क्योंकि सूट नहीं कर रहा है। तो अगर इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है तो इंडिया इकोलॉजी के हिसाब से न बनाओगे
कि यूएस का मॉडल ला के तुम अब इस तरह से समझ लो कि स्विट्जरलैंड में सर्दी है, सर्दी का कपड़ा तुम यहाँ ला के दे दो कि इंडिया में यही कपड़ा चलेगा, तो इंडिया में गर्मी भी है, बरसात में पहन पाओगे तुम? सर्दी वाला तो चलो कंट्रोल हो जाएगा, तो 2 वाला तो नहीं। क्यों? आपने सिर्फ बोरो किया वहां से। इसी के लिए देखा कि ये सिस्टम फेल हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो भाई यूरोपियन लोग पे एक होता था कि आई एम द बेस्ट, देन व्हाई दिस कोलैबोरेटिंग, कि फिर क्यों हुआ? उसके लिए कहा ऐसे नहीं होगा। फोर्ड फाउंडेशन के अंतर्गत में उसने फंडिंग किया, फोर्ड ने क्या किया, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बनाया गया, CAG, क्या? तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा चेंजेस था। ये चेंजेस इसलिए था कि जो कल्चरल बाउंड्री था, जो एक फिक्स बाउंड्री था, ये बाउंड्री तोड़ दिया गया। कंपैरेटिव में ये हो गया कि हम नेपोलियन वाला भी पढ़ेंगे, हम जर्मनी वाला भी पढ़ेंगे, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हम मुसोलिनी वाला भी पढ़ेंगे, तो उस समय कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में जो बेस्ट है उसको हम लोग पिक करेंगे। इसी कड़ी में लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका हम लोग जो है वो आइडिया भी हम लोग अपने पास ले आएँ कि डिक्टेटरशिप वाला हो या स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म वाला हो, कहीं लोकल सेल्फ को तो नहीं छोड़ देंगे, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी मोस्ट प्रोबेबली सब जगह आ ही गया था, तो उस समय ये बात आती है कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप होगा, और ये बहुत बड़ा चेंजेस था। ठीक है, इसी कड़ी में जब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन होता है, इसी में तुम देखोगे कि FW रिस्क जो है इसके बहुत लंबे समय तक इसके अध्यक्ष भी रहते हैं, और उन्होंने FW रिस्क ने इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दिया। तो नेक्स्ट जो आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बाद में क्या आता है, इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इकोलॉजिकल थिंग आते हैं कि नहीं, जिस इकोलॉजी में बनाना है उसी के अनुसार चलो, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करो, तब आगे जाके वो देश जो है वो स्मूथली रन कर पाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहा गया है ना कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है तो सिविलाइजेशन या नेशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंस था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे आता है कि इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब हम लोग प्रोपगेट करेंगे, और इसी के साथ साथ जो है हम लोग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की भी चर्चा करने लगते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, उसके बाद फिर तुम देखोगे कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की भी चर्चा होती है। नेक्स्ट यहां पर तो आ गया फोर्थ स्टेप। ओके, नेक्स्ट 5वां पॉइंट। अब भैया FW रिस्क भी आ गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी उदय हो गया। अब आगे क्या होगा? आगे अब आ जाओ डविट वाल्डो, नाम सुनोगे? ठीक है, और इसने क्या किया है डविट वाल्डो ने कि एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मूवमेंट ही खड़ा कर दिया था। कहा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुराना है, अब नया पब्लिक। उसने पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी को, जो 2 विभाजन है राजनीति और प्रशासन, दो लोग हैं, 2 भाग है, उसको और इंडोर्स किया। इसने डाइकोटमी को और मजबूत कर दिया कि नहीं, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेंगे हम लोग, हाँ, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसने मजबूत किया कि नहीं भाई ये दोनों अलग अलग है। इसने क्या किया कि अलग अलग है, किसने? डविट वाल्डो ने। और इसने एक नया मूवमेंट चला दिया जिसको हम लोग कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम लोगों ने देखा कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय होता है उसके बाद में। यहां तक ही बात नहीं रुका, आगे देखो और क्या होता है। उसके बाद आते हैं पीटर ड्रकर। ठीक है, पांचवा में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा हुई। ठीक है, छठा में आ जाओ पीटर ड्रकर। ये मैनेजमेंट थिंकर है। ये कौन है? ये मैनेजमेंट थिंकर है। ठीक है, प्रबंधन। ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे पब्लिक कुछ भी हो, मैनेजमेंट उसमें आएगा ही आएगा। इसने नया एंगल खोल दिया, प्राइवेट सेक्टर वाली भी बात कर दी है। अब ये भाई जब मैनेजमेंट थिंकर हो कि मैनेजमेंट को कहते हैं कि इंक्लूड करना होगा किस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। कहा कि मैनेजमेंट अलग नहीं है, इसका जितना भी टेक्निक है वो लोक प्रशासन में आएगा ही आएगा।
अच्छा, इसका इतना कहना था कि मैनेजमेंट को इसमें रखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एक गिरोह पहले से वॉचडॉग बना हुआ था, उसने तुरंत एक थ्योरी बना दी जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देखो लोक प्रशासन में क्या क्या चीज आ रहा है, ठीक है। तो पब्लिक नौ लोक प्रबंधन की चर्चा इसमें होने लगती है। ये कहाँ मैनेजमेंट होगा, थ्योरी एक आ जाता है एनपीएम का, और एनपीएम थ्योरी एक्सेप्टेबल था कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। फिर एनपीएम का काउंटर आता है एनपीएस, न्यू पब्लिक सर्विस, डेनहार्ड एंड डेनहार्ड मॉडल। ये कहता है कि भाई मैनेजमेंट टेक्निक रखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंट। तो एनपीएम का क्या क्या है वो हम लोग चर्चा करेंगे अलग से। अब इतना चल ही रहा था कि 7वां स्टेप आता है ड्रॉर का, एक अलग थिंग कराते हैं। हाँ, हेचकेल ड्रॉर इसका नाम होता है। ये क्या कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ यहीं तक नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पब्लिक पॉलिसी का पढ़ना है। लो भाई, अब एक नया कॉन्सेप्ट थ्योरी आ गया, और वो आ गया पब्लिक पॉलिसी का। इसमें कहा कि नव प्रबंधन और कुछ नहीं है, बस पब्लिक पॉलिसी है। सॉरी, लोक प्रशासन कुछ नहीं है, पॉलिसी बनाना ही लोक प्रशासन है। और आज तक इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है, वी हैव स्टिक विद द पब्लिक पॉलिसी। There are two groups in the fraternity of public administration. One support for the separate discipline of policy science, और one support for the no. This policy science is a part of public administration. दो गिरोह अभी भी लोक प्रशासन में लड़ा रहा। पहला, जिसका कहनाम ये है कि पब्लिक पॉलिसी जो है एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, कैसे पॉलिसी बनता है, क्या पॉलिसी नहीं बनता है। एक गिरोह कहता है क्या कि नहीं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भाग है। तो अभी प्रेजेंट राइट नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन कहाँ पर रुका हुआ है, पब्लिक पॉलिसी पे। अगेन अगर थ्योरी आएगी तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। इसी दौरान एनपीएम का काउंटर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीएस, न्यू पब्लिक सर्विस, ठीक है। स्टीयरिंग, उसमें बहुत सारा चीज़ है, हर जगह गवर्नमेंट का टर्म यूज़ किया गया है। फिर पब्लिक चॉइस थ्योरी भी तुमको उधर मिल जाएगा, क्लियर है, बहुत सारा छोटा छोटा एंगल में। लेकिन थियरी जब हम लोग रिवाइज करते हैं तो यह थियरी की एक जर्नी है। इतना थ्योरी तुम देख लिया, पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया तुम थिंकर के पॉइंट। पहला आया कि भाई अलग अलग होगा, उसको क्लासिकल में ही रखो। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट और क्लासिकल आते हैं, टेलर फेयल सब आते हो, क्या कहते हैं, मैन इज एन इकोनॉमिक मैन, हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फ्रॉम देमसेल्फ, कहाँ से उन लोग से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें, उसको कहता है भाई ये मशीन है, हर चीज़ निकाल लो इससे। फिर आया उसके बाद कहा नहीं तुम गलत हो, आदमी को आदमी समझो भाई, है ना, बस यही गलती हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। सॉन्ग सुने हो कि नहीं। इसने कहा मानो को मानो तो समझो। तो इसके प्रणेता कौन थे, पायनियर थे एल्टन मेयो। उसके बाद कहा कि नहीं अब एक नया इवेंट आता है और ये इवेंट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का इमरजेंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तीसरी दुनिया, नए नए देश जो आज़ाद हो रहे हैं। अब वो लोग सोच रहे थे किधर जाएं, इसका मॉडल लें कि इसका मॉडल लें। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुम देखोगे कि दो चीज़, एक बाउंड्री को तोड़ दिया जाता है, यानी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय होता है। ये बहुत बड़ा चेंजेस था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अधिकतर थियोरी जो है वो यूएस के ओरिएंटेड आया था, यूएस में बैठ के ये थ्योरी बनाई गई थी। हाँ, डेवलप, क्योंकि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप जैसे ही बनता है उसी, देखो ना यहाँ पे फिर इकोलॉजिकल मॉडल और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा होती है। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी होता है, ठीक है। उस स्टडीज में जो नाम आता है कहता है कि नहीं भैया ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। इसीलिए देखोगे कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को फेल होने के बाद गुड गवर्नेंस आता है, ठीक है। तो उसमें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक थ्योरी निकल के आती है। उसके बाद फिर इकोलॉजिकल मॉडल एफडब्ल्यू रिक्स लेके आते हैं। इसी में साला मॉडल इन्होंने रखा है। इन्होंने कहा कि सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने इकोलॉजी से क्या है, इफेक्टेड है। ऐसे नहीं है, कैसे भाई, अगर तुम्हारे यहाँ डिक्टेटरशिप है, ठीक है, तो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, सेंट्रलाइज्ड। तुम्हारा फेडरल व्यवस्था है तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड। अगर तुम्हारा इंडिया वाला है तो फेडरल भी होगा, सेंट्रल भी होगा, लेकिन टिल्टेड टुवर्ड सेंट्रल होगा, यानी कि केंद्रीकृत भी होगा और विकेंद्रीकृत भी होगा, लेकिन केंद्रीकृत वाला झुकाव ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये कैसे होता है, तुम्हारा नेशन जैसा हो, तुम्हारा इकोलॉजी जैसा हो, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो वो मॉडल आया, इकोलॉजिकल मॉडल। और हम लोग फ्रेडरिक्स के बारे में पढ़ेंगे, दबा के पढ़ेंगे फ्रेडरिक्स, और जो है ना थिंकर पे एकदम आसानी से हम लोग काम करेंगे। उसके बाद अगला आता है जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं भैया, डुइट वाल्डो वगैरह आते हैं कि एक नया मूवमेंट करते हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी को और मजबूत दिया कि भैया एकदम मजबूत है, ऐसे करना ही नहीं है।
तो ये हो गया डाइकोटमी की बात। उसके बाद अलग नया डेवलपमेंट आता है पीटर ड्रकर, वो कहते हैं भाई हम मैनेजमेंट थिंकर हैं और हम कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट का अंग होगा, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट होगा। ये बात करते ही हैं तो एक नया थ्योरी आ जाता है जिस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नव लोक प्रबंधन। क्लियर। उसके बाद फिर क्या होता है कि पीटर ड्रकर के बाद डॉर आते हैं, हेचकेल डॉर का, ये सब कुछ नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पॉलिसी बनाने वाला काम है। पॉलिसी बनाइए, लागू कीजिए, फीडबैक दीजिए, सारा काम यही है और कुछ नहीं है। तो इन्होंने पब्लिक पॉलिसी को बनाया। तो पब्लिक पॉलिसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थियरी के अंदर में हम लोग को पढ़ना है। तो थियरी के अंदर देख लिए कितना चीज़ है। इसी को पेपर 1 में क्या किया है, डाइवर्ट कर दिया है। बिहेवियरलिस्ट जैसे ही अप्रोच हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये बिहेवियरलिस्ट अप्रोच हम लोग पढ़ते हैं। तो सिर्फ इसमें ये नहीं देखना कि ह्यूमन वैल्यूज हम लोग देखना एल्टन में हो, बिहेवियरलिज्म में मोटिवेशन भी है, मानव का व्यवहार है ना भाई। हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें, बस अपना हमारा वर्कर एकदम मोटिवेटेड रहे, काम करे, तो क्या इसका एलिमेंट होना चाहिए, सैलरी ज़्यादा दो, घुमाने फिराने ले जाओ, पर्ट बेनिफिट दो उसको। तुम लोग बीच बीच में क्या उन लोग को मिलता है त्यौहार पे अलग से जो मिलता है पैसा, हाँ बोनस, तो बोनस टाइम टू टाइम दो। तो उसने भी भाई आ गए उसमें भी मोटिवेशनल थिंकर, कह कि हम भी हैं बिहेवियरलिस्ट में, कहता है मानव का इतना ज़रूरत है। मैस्लो आते हैं, बोलते हैं कि पहले खाने पीने वाला दीजिए, सिक्योरिटी नीड पूरा कीजिए, उसके बाद फिर घर दीजिए, उसके बाद काम दीजिए। बेसिक नीड स्ट्रक्चर जो है उसका हायरार्की एक बनाते हैं, वो पिरामिड बड़ा अच्छा है, पढ़ेंगे हम लोग, गर्दा उड़ा देंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि बिहेवियरलिस्ट में हर्ट्जबर्ग का थियरी आता है, ठीक है, वो एक अलग लेवल का थिंकर है, एक्स वाई करके काम कर देते हैं। मैकग्रेगर, ठीक है। फिर हर्ट्जबर्ग का मोटिवेशनल जो होता है फैक्टर होता है और एक ट्रेडिशनल फैक्टर होता है, वो 2 फैक्टर थियरी है, वो हम लोग को देखना होगा, ठीक है। तो बिहेवियरलिस्ट में हम लोग को बहुत कुछ देखना है। उसके बाद फिर आ जाओ, फ्रेडरिक्स को अलग से पढ़ना ही है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय देखेंगे तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग को उसमें देखना है। उसके बाद पीटर ड्रकर का एनपीएम में सारी चीज़ तो पार्ट है, वो पढ़ना ही हम लोग को। डॉर एक सेपरेट चैप्टर भी पीएससी में दे दिया पब्लिक पॉलिसी, तो उसमें हम लोग को हेचकेल डॉर के बारे में देखना ही देखना। ये रहा तुम्हारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थियरी। कहाँ से शुरू हुआ था, वुडरो विल्सन से, आगे खत्म हुआ है पब्लिक पॉलिसी। इतना ही में तुम्हारा पूरा थिंकर है। क्लियर है। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, वो रहेगा वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन एज ए नाम सेपरेट नहीं दिया गया है, लेकिन जब तुमसे पूछा जाए कि लोक प्रशासन का उदय एज ए विषय के रूप में या इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, तुम ये नहीं कह सकते हो कि हाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया उसके बाद तुम्हारा सेक्शन 1, टाइप 2, टाइप 3, एरा 4 ये सब नहीं करना, वो तो अलग हैं। बिना वुडरो विल्सन के आगे बढ़ना ही नहीं। वुडरो विल्सन का बहुत सारा एंगल है, लेकिन जब तुमसे पूछा जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि एज ए इवोल्यूशन उसको कहा, तो तुमको डाइकोटमी की चर्चा करनी है। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सारा वुडरो विल्सन का बताएंगे, तो उसमें लाइफ जर्नी क्या बोला, हर एंगल को बताएंगे, लेकिन तुम अपने आंसर पे क्या लिखना है, डाइकोटमी वाला एस्पेक्ट, ठीक है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय में इसका क्या रोल है। क्लियर। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे क्लासिकल थिंकर पे। थिंकर हम लोग को पहले खत्म करना है। थिंकर समझ गए, इसका देखना इंटरलिंकेजेस कैसे होगा, एकदम यू बनाते तुम थ्योरी कर लो, अच्छा रिक्रूटमेंट में ये भी था, अच्छा सर ये समझ में आया कि सैलरी इतना क्यों है, मोटिवेट रखना है, अच्छा ट्रेनिंग ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्रेडिशनल जब थिंकर पढ़ोगे तो उसमें सामान वामान भी सही नहीं देता है, पुराना फावड़ा दे देगा, जाओ जी, नहीं देखते हो कि धारदार नहीं है, फिर दे दिया है जाओ उसको काटो। ये पहले लोग कहता था पनिशमेंट के तौर पे कि अगर भोथर, हम लोग तरफ बोलते हैं ना कि भोथर टांगी दे दो उसको और काटो पेड़, 3 दिन लगेगा उसको काटने में, हो सके चोट भी लग जाए। तो पहले का सिस्टम क्लासिकल यही था कि टूल्स भी एक स्टैंडर्ड नहीं था। बात समझ में आ रही है। तो उसका भी चर्चा होता है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। तो थिंकर पे हम लोग हमला करते हैं पहले, उसके बाद आराम से जो है बाकी कुछ बचता ही नहीं। जैसे थिंकर खत्म हुआ फिर तो बस 2 मिनट का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये थियोरी का इवोल्यूशन है, कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरी पूरा बना। मेरा कंक्लूजन इसमें यही है कि कोई भी थियोरी कंप्लीट थ्योरी नहीं हो सकती है जब तक आप वहाँ के इकोलॉजिकल को, जब आप ह्यूमन वैल्यूज़ को, ठीक है, और जब मॉडर्न एरा पे सोसाइटी के साथ उसको आप एनसेम्बल नहीं करते हैं, तब तक वो थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी, वो पार्शियली ट्रू होगी। यही दिक्कत था कि हर समय पार्शियली ट्रू होता आ गया और फिर कंप्लीट जो है हर को, भाई क्लासिकल भी पढ़ा दिया, क्लासिकल को काउंटर करने के लिए बिहेवियरलिस्ट आ गया, अब बिहेवियरलिस्ट वाला उसको काउंटर करने के लिए एक आ गया, फिर तुम्हारा एनपीएम आ गया, एनपीएम को काउंटर कर, सॉरी एनपी आया, उसके बाद ड्रकर आ गए, उसके बाद फिर पब्लिक पॉलिसी।
सबको पढ़ना होता है, क्लियर है, और सब अपना अपना सबका यूटिलिटी है, कोई ऐसा नहीं है कि यूजलेस है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ओरिएंटेशन क्लास में और कुछ जानना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये पोपअप जो कंडीशन है कि 50 मार्क्स क्वेश्चन घंटा में आसाम से लेट के लीक हो गया, 6 to 7,000 वर्ड्स मिनिमम हो जाए, मिनिमम 6, मिनिमम 6, तो यहाँ मैक्सिमम तुम्हारा 8। बीपीएससी में लगभग 3200 वर्ड्स से ऊपर नहीं जाते 3 घंटे, हाँ, तो डबल कम से कम हो जा रहा है। डबल हो जा रहा है। अब ये आंसर राइटिंग का स्पीड तुम्हारा क्या, अप्रोच कुछ अलग रहेगा क्या? अप्रोच रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट पॉइंट बनाओ और तेज़ी से लिखो, लिख लेता है। इट्स नॉट नेसेसरी टू बी टू सेट द टारगेट ऑफ 8000 वर्ड, ये मैक्सिमम लिमिट है। उसमें ऑप्शन में गुड मार्क्स का कितना क्राइटेरिया? नहीं, 50 से 60% का राउंड बढ़ो। अच्छा स्कोर है। 300 में मेरा टारगेट है 200 प्लस का, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम में 200 प्लस का लाइए, 225 कम से कम लाइए। अगर 225 आ गया, आया तो बता दे, हिंदी माध्यम में 194 लाया है मेरा तो, और तुम लोग मेहनत करोगे तो सब एक बहुत अच्छा नंबर है। कितना होता है बताओ ना, 60% 180 होता है। हम लोग को 60% से ऊपर जाना ही होगा, क्योंकि ऑप्शनल उधर को मैनेज करेगा। हम लोग को 200 प्लस जाना ही होगा किसी कीमत में। 195 आता है, 200 आता है, ये बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक है। मतलब 70% के अराउंड हम बात कर रहे हैं। पेपर मेंस का अलग अलग होता होगा? नहीं, इसलिए तो कह रहे कि 3 घंटा, हाँ, एक दिन होगा 1 to GS, दूसरा दिन होगा तुम्हारा ऑप्शनल, और एक हिंदी का जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शनल और एक पेपर हिंदी का ऑप्शन, और उसके बाद फिर GS का पेपर। तो बड़ा मजबूत है, बढ़िया से करो, 3 दिन में मेंस खत्म हो जाता है। हर समय बदलते रहता है पैटर्न। अब यही नहीं देखे झारखंड में क्या किया, 3 दिन में तो लेके ख़त्म कर दिया, उसी तरीके से वहाँ भी लेकिन एक सेट पैटर्न है। ऑप्शनल के लिए एक दिन शायद छुट्टी दे, या वो भी नहीं दे तो बिहार का कुछ नहीं कह सकते। एक सेपरेट डे रहेगा वही काफी है। अरे इसको इतना पिला दिया जाएगा ना लोक प्रशासन को, तुम खड़े होकर काम करोगे नहीं, ठीक है, कौन सा थिंकर है बताओ, अभी काम कर दे रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। हम तुमको क्लास में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे सकते हैं, हम कंटेंट दे सकते हैं, मेहनत आपको करना होगा। हम डायग्राम बता सकते हैं, आंसर का अप्रोच बता सकते हैं। अल्टीमेटली जब तक आप नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं। समझ जाओगे, कहीं भी लेक्चर देने के लिए तुम खड़ा हो जरूर हो जाओगे, लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो लिखना जरूरी है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ऑप्शनल है, छोटा भी है और अप्लाइड भी है, और बढ़िया लगेगा जब इसको अच्छे से पढ़ोगे तो वुडो विल्सन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग, क्लासेस डेली या फिर अल्टरनेट किस टाइप का? जैसा आप लोग बोलिएगा, डेली सही रहेगा। ठीक है, जल्दी करना है, ठीक है ना, ओके।